सोचिए, कराकस शहर है, आधी रात का वक्त है और लाखों बत्तियां टिमटिमा रही हैं, और फिर अचानक एक झटके में शहर का एक हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा शहर एकदम अंधेरे में। ये कोई आम पावर कट नहीं था, ये एक बहुत बड़े ऑपरेशन की शुरुआत थी। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं केंद्र में एक ही नाम है, निकोलस मदुरो, और इस ऑपरेशन का नाम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ आप कह सकते हैं कुछ सैनिकों की बहादुरी की कहानी नहीं है, ये महीनों की खुफिया योजना की कहानी है, बहुत ऊंचे दांव वाले राजनीतिक फैसलों की कहानी है, और ऐसे नतीजों की कहानी है जिसने पूरे लैटिन अमेरिका में एक तरह से हलचल मचा दी। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है कि दिए गए स्रोतों के आधार पर यह समझें कि सिर्फ 150 मिनट के इस ऑपरेशन की नींव कैसे रखी गई, इसे अंजाम कैसे दिया गया और इसके पीछे की सोच क्या थी। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत, जैसा कि आपने कहा, गोलियों की आवाज से नहीं बल्कि महीनों की खामोशी से होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने मादुरो की हर एक हरकत पर नजर रखी हुई थी। मतलब ये किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन ये असल में हो रहा था। उनका हर रूटीन, हर मूवमेंट, वो कब जागते हैं, कहाँ बैठते हैं और रात को कहाँ सोते हैं, हर छोटी बड़ी जानकारी रिकॉर्ड की जा रही थी। हाँ, और ये सिर्फ सैटेलाइट या ड्रोन से होने वाली निगरानी नहीं थी, मतलब जो दूर से होती है। यहाँ बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। स्रोत बताते हैं कि वेनेजुएला के अंदर जमीन पर एक छोटी सी खुफिया टीम काम कर रही थी, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने मादुरो के सबसे करीबी लोगों में से, मतलब जो उनका सबसे भरोसेमंद दायरा था, उसमें से एक को अपना स्रोत बना लिया था। अच्छा जी। और इस व्यक्ति का बस एक ही काम था, मादुरो के बदलते पैटर्न को समझना और उस एक सही पल का इंतजार करना जब वो सबसे ज्यादा कमजोर हो। किसी तानाशाह के इतने करीब एक स्रोत बनाना, ये तो सुनने में ही लगभग नामुमकिन सा लगता है। मतलब इसके पीछे किस स्तर का जोखिम रहा होगा? जाहिर है बहुत ज्यादा। ऐसे ऑपरेशनों में जमीन पर मौजूद टीम की जान हमेशा दांव पर लगी होती है। एक छोटी सी गलती का मतलब सिर्फ मिशन का फेल होना नहीं, बल्कि उन लोगों की शायद एक दर्दनाक मौत भी हो सकता था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इंटेलिजेंस इकट्ठा करना इस तैयारी का सिर्फ एक हिस्सा था। असली कमाल तो ये था कि इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया गया। कैसे किया गया? स्रोत एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। अमेरिका में एक सीक्रेट लोकेशन पर एलीट सैनिकों ने मादुरो के सेफ हाउस की हूबहू कॉपी बनाई थी। एक मिनट रुकिए, क्या मतलब अमेरिका में कहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति के घर का एक हिस्सा बना हुआ था, सिर्फ अभ्यास के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ नक्शों से काम नहीं चल सकता था। जब आप सेकंडों के हिसाब से चल रहे हो तो आप अंदाजे पे भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें सब कुछ असल जैसा चाहिए था। वहीं स्टील के दरवाजे, जिन्हें तोड़ने के लिए कितनी ताकत लगेगी, वैसी ही मजबूत दीवारें, उनकी मोटाई कितनी है, और वैसे ही तंग गलियारे जहां से एक बार में कितने सैनिक निकल सकते हैं। ये तो कमाल है। स्रोत बताते हैं कि डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने, जो अमेरिकी सेना की सबसे घातक यूनिट्स में से एक है, इस नकली सेफ हाउस पर सैकड़ों बार अभ्यास किया। यहाँ तक कि उन्होंने अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर भी ट्रेनिंग की, ताकि हर कोना, हर मोड़ उनकी, आप कह सकते हैं, मांसपेशियों को याद हो जाए। तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था? नहीं, ये एक पूरी तरह से रिहर्स की गई कार्रवाई थी, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तो एक तरफ जमीन पर जासूसी चल रही थी और दूसरी तरफ हजारों मील दूर सैनिक आंखों पर पट्टी बांधकर अभ्यास कर रहे थे। ये तैयारी का एक अविश्वसनीय स्तर है। लेकिन इतनी तैयारी के बाद भी सब कुछ योजना के मुताबिक तो नहीं हुआ है ना? मुझे पता चला है कि मौसम ने लगभग पूरा खेल ही बिगाड़ दिया था। हाँ, ये एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ था। दस्तावेजों से पता चलता है कि ये ऑपरेशन लगभग 4 दिन पहले होने वाला था। सारी तैयारी पूरी थी, टीमें अलर्ट पर थीं, लेकिन आखिरी पल में इसे टालना पड़ा। वजह? खराब मौसम। कराकस के ऊपर बादल इतने घने थे कि आसमान से कुछ भी साफ देख पाना नामुमकिन था, और इतने बड़े हवाई ऑपरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था। उन 4 दिनों के इंतजार में तनाव तो चरम पर पहुंच गया होगा। हर गुजरते घंटे के साथ खुफिया जानकारी के लीक होने का खतरा भी बढ़ रहा था। और फिर आखिरकार वो पल आया, शुक्रवार की रात, ईस्टर्न टाइम के मुताबिक रात 10:46। स्रोत के अनुसार व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दे दी।
सिर्फ एक शब्द का आदेश, गो, और उस एक शब्द ने जैसे एक बहुत बड़ी सोई हुई मशीन को हरकत मिला दिया। बिल्कुल, और इस फैसले को बड़े पैमाने पर की गई सैन्य तैयारी से जुड़कर देखना जरूरी है। जो आंकड़े हमें मिले हैं वे हैरान करने वाले हैं। कुछ ही मिनट के अंदर पश्चिमी गोलार्ध में मौजूद 20 अलग-अलग सैन्य अड्डों से 150 से ज्यादा विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। 150 से ज्यादा? जी, जरा इस तालमेल की कल्पना कीजिए। इनमें F-22 रैप्टर जैसे लड़ाकू विमान थे, B-2 बॉम्बर थे जो रेडार की पकड़ में नहीं आते, और निगरानी करने वाले ड्रोन और प्लेन भी थे। ये कोई छोटी मोटी रेड नहीं थी, ये एक देश की राजधानी के ऊपर आप कह सकते हैं पूरी तरह से हवाई कब्जा करने की तैयारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पश्चिमी गोलार्ध की सैन्य शक्ति एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रही हो। अब हम उस रात पर वापस चलते हैं। कराकस में रात के 2 बज रहे थे। शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। आपने बताया कि बत्तियां बुझा दी गई थीं। इसका मतलब सबसे पहला हमला पावर ग्रिड पर हुआ। हाँ, लेकिन सीधे पावर प्लांट पर नहीं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार सबसे पहला और सबसे जरूरी हमला था वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा करना। उन्होंने साइबर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके पहले रडार साइट्स को जैम किया और फिर मिसाइल बैटरीज को निशाना बनाया। मकसद साफ था, जब उनके हेलीकॉप्टर्स और विमान कराकस के आसमान में दाखिल हों तो नीचे से कोई जवाबी कार्रवाई न हो सके। उन्होंने मतलब आसमान को पूरी तरह से साफ कर दिया था। बिल्कुल, अपनी जमीनी टीम के लिए। और इसके ठीक बाद वो तबाही शुरू हुई जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। शहर के बंदरगाहों पर, एयरबेस पर, सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक धमाके। आसमान आग के गोलों से भर गया था। लोगों की नींद चीखों और धमाकों से टूटी। स्रोत एक चश्मदीद का बयान बताते हैं जो कहता है, बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर तूफान आया हो, लेकिन आसमान में बादल नहीं थे, सिर्फ धमाके थे और आग। और जब आसमान में ये सब चल रहा था और शहर का ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ था, तब जमीन पर असली एक्शन शुरू होने वाला था। स्पेशल ऑप्स के हेलीकॉप्टर, जिन्हें लिटिल बर्ड्स भी कहा जाता है, रडार से बचने के लिए बहुत नीचे उड़ते हुए कराकस की तरफ बढ़ रहे थे। वो इतनी कम ऊंचाई पर थे कि इमारतों और पेड़ों से बचते हुए निकल रहे थे। घड़ी में समय हो रहा था 2:01 जब ये हेलीकॉप्टर्स मादुरो के कंपाउंड के ठीक ऊपर पहुंचे। और इनमें वही डेल्टा फोर्स के सैनिक थे। हाँ, वही सैनिक जो महीनों से इसी एक पल का इंतजार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर से कमांडो रस्सियों के सहारे तेजी से नीचे उतरे। वो कंपाउंड में घुसे और कमरा दर कमरा आगे बढ़ने लगे। हर सेकंड कीमती था। इस बीच उन्हें गोलियों का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक हेलीकॉप्टर को गोली भी लगी, लेकिन वो पायलट की कुशलता की वजह से हवा में टिका रहा। उनके सामने अब वही स्टील का दरवाजा था जिसे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग बेस पर सैकड़ों बार तोड़ा था। बिल्कुल। अब जरा मादुरो के नजरिए से इसे देखते हैं। जाहिर है धमाकों की आवाज से उसकी नींद खुल गई थी। घबराहट में उसने अपने सबसे मजबूत सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश की। ये वही कमरा था जिसे ऐसे ही किसी हमले से बचाने के लिए बनाया गया था। वो उसकी आखिरी उम्मीद थी, उसका किला, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्या दरवाजा जाम था? नहीं, डेल्टा फोर्स की टीम उससे ज्यादा तेज थी। वो उसके और सेफ रूम के बीच पहुंच चुके थे। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन है। कहा गया है कि उस रात सेफ रूम का दरवाजा मादुरो के लिए किला नहीं बल्कि एक दीवार साबित हुआ। एक ऐसी दीवार जिसके इस तरफ बंदूकें थी और उस तरफ सिर्फ हार। कुछ ही बलों में सब खत्म हो गया। तो मादुरो और उनकी पत्नी ने आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, बिना किसी लंबी खींचतान के, बिना किसी आखिरी भाषण के। बस एक आदमी था जिसके हाथ ऊपर थे और दुनिया की सबसे ताकतवर फौज उसके सामने खड़ी थी। ये पूरा ऑपरेशन शुरू से आखिर तक सिर्फ 150 मिनट, 2.5 घंटे में एक देश के राष्ट्रपति को उसके अपने घर से पकड़ लिया गया। इसके बाद उन्हें वहां से बाहर निकालने की प्रक्रिया भी उतनी ही तेजी से हुई होगी। बिल्कुल, उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर तक ले जाया गया। सुबह के 4:29 पर उनका हेलीकॉप्टर कराकस को पीछे छोड़कर खुले समंदर के ऊपर था। उनकी मंजिल थी अंतर्राष्ट्रीय जल में तैनात USS आइवो जीमा नाम का एक अमेरिकी युद्धपोत। ये एक तरह का छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसे चुनने की कोई खास वजह थी? वजह साफ थी, अंतर्राष्ट्रीय जल में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत तकनीकी रूप से अमेरिका की जमीन माना जाता है। इससे गिरफ्तारी को लेकर होने वाले कानूनी दांवपेच से बचा जा सकता था। बाद में इस घटना से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। इस तस्वीर ने एक गिरे हुए नेता की छवि को दुनिया के सामने हमेशा के लिए कैद कर लिया। तस्वीर में माधुरो हाथों में हथकड़ी पहने, आंखों पर पट्टी बांधे और शरीर पर सिर्फ एक ग्रे स्वेट पैंट पहने खड़ा था। हाँ, एक राष्ट्रपति की सारी अकड़, सारी सत्ता उस एक पल में गायब हो चुकी थी। ये तस्वीर अपने आप में एक संदेश थी। ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। ऐसी तस्वीरें किसी व्यक्ति को उसकी सत्ता की पहचान से अलग कर देती हैं।
वो अब राष्ट्रपति मदुरो नहीं थे, बल्कि एक कैदी थे। बिल्कुल, एक कैदी। ये एक मनोवैज्ञानिक दांव था जिसका मकसद वेनेजुएला में उनके समर्थकों का मनोबल तोड़ना था। इसके बाद का सफर भी तय था, युद्धपोत से ग्वांटानामो बे और फिर वहां से एक आखिरी उड़ान न्यूयॉर्क तक। और अब वो एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के एक फेडरल डिटेंशन सेंटर में कैद एक आरोपी हैं। हाँ। और उन पे आरोप भी बहुत गंभीर है। सोत बताते हैं कि नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग। नार्को टेररिज्म शब्द का असल में क्या मतलब है? ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई संगठन ड्रग्स की तस्करी से कमाए पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए करता है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार मादुरो पर आरोप है कि उन्होंने कोलंबिया के विद्रोही गुट फार्क के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन की तस्करी की और उस पैसे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने और सत्ता में बने रहने के लिए किया। तो ये आरोप उन्हें एक राजनीतिक बंदी के बजाय एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के तौर पर पेश करते हैं। सही कहा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? एक तरफ 150 मिनट की तेज सैन्य कार्रवाई और दूसरी तरफ महीनों की वो खामोश योजना, निगरानी, घुसपैठ, ट्रेनिंग, राजनीतिक जोखिम। इस एक ऑपरेशन ने वेनेजुएला का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया और पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका की भूमिका पर एक नई बहस छेड़ दी। बिल्कुल, एक घटना दिखाती है कि कैसे आधुनिक युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़े जाते। वो 150 मिनट का एक्शन तो बस आइसबर्ग की नोक जैसा था, जिसके नीचे महीनों की खुफियागिरी, तकनीकी तैयारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति छिपी हुई थी। ये ऑपरेशन इस बात का भी एक उदाहरण है कि कैसे एक सुपर पावर जब चाहे तब अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकती है। और यहीं पर हम उन सवालों पर आते हैं जो हमारे स्रोत आखिर में उठाते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई सीधा और आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि किसी तानाशाह का इस तरह गिरना क्या हमेशा लोगों की जीत होता है? ये एक बहुत जटिल सवाल है। एक तरफ एक दमनकारी शासक का हटना जनता के लिए राहत हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जब ये किसी बाहरी ताकत के हस्तक्षेप से होता है तो ये उस देश की संप्रभुता पर भी एक हमला होता है। और ये एक और सवाल को जन्म देता है जिसका जिक्र स्रोत भी करते हैं कि क्या ये सिर्फ एक ताकतवर देश का किसी दूसरे देश की किस्मत अपने हाथ में लेने का एक और अध्याय है? बिल्कुल। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखाया कि अमेरिका की सैन्य पहुंच और क्षमता क्या है। लेकिन जो सवाल हमारे स्रोत छोड़ जाते हैं वो शायद सबसे जरूरी है। हाँ, और वो सवाल ये है कि इसका दूरगामी असर किस पर पड़ेगा? सिर्फ मादुरो पर या वेनेजुएला के उन करोड़ों लोगों पर जिनकी जिंदगी इस घटना के बाद हमेशा के लिए बदल गई? या फिर इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा, जहां अब कोई भी देश ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या वो अगला हो सकता है? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।